आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने क्वांटम इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट और उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था और साथ साथ में जो थीटा की वैल्यूज़ थी 0 से लेकर 180 डिग्री तक उसके अंदर कितना विस्थापन हो रहा था उसके बारे में चर्चा की थी। अब है कि क्वांटम प्रभाव की उपयोगिता क्या है। कॉम्पटन ने उपरोक्त समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन करके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बल दिया, मतलब उसको सपोर्ट करता है। क्वांटम इफेक्ट है जो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को सपोर्ट किया तथा इलेक्ट्रॉन के कणीय प्रकृति की पुष्टि की। ठीक है, जो ये इफेक्ट था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और क्वांटम का जो प्रभाव था, ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स होने की पुष्टि करता है या पार्टिकल्स होने को सपोर्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल परफॉर्म करता है या फिर उसकी तरह बिहेव करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की भांति क्वांटम प्रभाव से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विकिरणों की प्रकृति कणीय होती है, क्योंकि बिना कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को लक्ष्य करके टारगेट करके सतह से निकालना संभव नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अगर अगर अपन या पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रॉन को या पार्टिकल के तौर पर ना माने तो अपन किसी भी आपतित किरण का उपयोग करके किसी की मेटल की सरफेस से अपन इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करवा सकते। मतलब एक फिक्स, मतलब आपतित किरण को अपन सतह के टारगेट करके उसी सतह के इलेक्ट्रॉन को अपन रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिकल की तरह नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ से वो रिमूव नहीं होता। अर्थात विकिरण एक निश्चित ऊर्जा के क्वांटा से बनी है जिसका वेग के बराबर होता है, जिसका वेग इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर होता है। क्वांटम प्रभाव हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के परिणामों को सत्यापित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग ज्ञात करने हेतु एक्स किरण का प्रयोग किया जाए तो टक्कर के उपरांत विवर्तित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जितनी किरण से अपन एक्स किरण को आपतित करवा रहे थे, टक्कर होने के पश्चात में जो एक्स किरणें रिमूव होगी उसकी तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात विवर्तित एक्स किरण कम आवर्ती की हो जाती हैं। इस प्रकार विकिरण की ऊर्जा में स्थान इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जितनी कैपेसिटी से या जितनी आवर्ती से अपन आपतित किरण को इलेक्ट्रॉन की सरफेस से टकरा रहे थे, ठीक है, तो उतनी अमाउंट के अंदर वापस नहीं निकलती, क्योंकि फोटोन के ऊर्जा का स्थानांतरण किस में हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर। या फिर इलेक्ट्रॉन है जो कि फोटोन से कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने संवेग में वृद्धि करके वह रिकॉइल एनर्जी के द्वारा वहाँ से अपनी सरफेस से रिमूव हो जाता है, जिससे कि आपतित किरण की जो तरंगदैर्ध्य है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, साथ ही संवेग भी बदलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग निश्चितता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब है अपन इसके ऊपर एक नमीकरण देखते हैं क्वांटम इफेक्ट के ऊपर कि क्वांटम के एक प्रयोग में एक वर्णी एक्स किरण का जिसका तरंगदैर्ध्य कितना है 0.558 एंगस्ट्रॉन, जो एक विशेष धातु की परत से टकराती है, जिसके फलस्वरूप उसका 46 डिग्री कोण पर परिकिणित हो जाता है। परिकिणित विकिरणों का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है, अपने को डी लैम्डा ज्ञात करना है। तो डी अपना क्या था, डेल्टा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जिसमें पूछा है अपन को उसको ज्ञात करना है, तो अपन डी लैम्डा क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी या वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी, 0.558 एंगस्ट्रॉन, थीटा की वैल्यू है 46। ठीक है, और कोस 46 की वैल्यू होती है यहाँ पर अपन 0.6947। अगर कोस की वैल्यू अगर वो सीक्वेंस में नहीं पूछता है, जैसे कि 0, 30, 45, 90, 180, अगर वो सीक्वेंस में नहीं पूछता है तो कोस की जो वैल्यूज़ होगी, जैसे कोस 46 की वैल्यूज़ होगी वो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसका आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर ये वैल्यूज़ अगर अपन फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो क्या होगा, लेमडा डैश
बराबर एच अपॉन एम नॉट सी। 1 माइनस कोस की वैल्यू रख दी 0.6947 प्लस लेमडा। ठीक है, तो लेमडा डैश की वैल्यू हो गई यहाँ पर एच की वैल्यू रखी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 0.558 अंगस्ट्रॉन। ठीक है, और एच की वैल्यू हो गई अपने यहाँ पर 6.626 इंटू 10 - 27 अर्ग सेकेंड अपॉन एम नॉट की वैल्यू हो गई 9.01 इंटू 10 - 27 ग्राम, और सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 - 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 0.6947 ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 46 की। ठीक है, प्लस लेमडा की वैल्यू है यहाँ पर 0.558। अब अगर इसको अपन सॉल्व करें दोनों को सेपरेटली तो क्या होगा 0.007 प्लस 0.558, तो लास्ट में जो डेल लेमडा की वैल्यू आएगी वो कितनी है 0.565। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रकाश पदार्थ की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, प्रकाश की कण तथा तरंग के रूप में द्वैत प्रकृति कैसे होती हैं। अब तक अपन ने क्वांटम इफेक्ट, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और क्वांटम इफेक्ट के अंदर ये पढ़ा था कि पदार्थ हैं जो कि एक, या इलेक्ट्रॉन है जो कि एक कण के रूप में रहता है। ठीक है, या फिर कण की तरह व्यवहार करता है, या कण के रूप में किसी की सतह से रिमूव होता है। अब अपन पढ़ेंगे इसके ड्यूल नेचर के बारे में। ठीक है, जिसमें अपन ये मानेंगे कि प्रकाश है जो कि कण तथा तरंग दोनों के रूप में उसकी प्रकृति संभव है, या दोनों के रूप में उसकी अवस्था संभव है। कि प्रकाश की अन्य घटनाएं जैसे कि व्यक्तीकरण, विवर्तन डिफ्रैक्शन, परावर्तन, ठीक है, तथा अवध्रुवण आदि की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्ण की जा सकती है, परंतु कुछ घटनाएं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, रमन इफेक्ट हो गया, उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये अपन तरंग सिद्धांत के बेसिस के ऊपर इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अतः इसका एक्सप्लेनेशन के लिए प्रकाश के कण के रूप में मानकर मानकर संभव है, इसलिए इनकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्ण की जा सकती है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंग के रूप में न चलकर छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं फोटोन। ठीक है, तो प्रकाश तरंग के रूप में ना चलकर मतलब कंटिन्यूस ना होकर किसके रूप में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलता है, इसको अपन ने क्या पहले ही क्वांटा फोटोन नाम दिया था। वस्तुतः स्पष्ट रूप से कहना कि प्रकाश क्या है संभव नहीं है, मतलब ये कि नहीं कह सकते कि तरंग है या फिर कण है। ठीक है, अपन ये फिक्सली नहीं बता सकते। ठीक है, ये हम केवल यह कह सकते हैं कि प्रकाश का स्वरूप प्रयोग पर निर्भर करता है, तथा विभिन्न प्रयोगों के आधार पर प्रकाश के दो स्वरूप होते हैं। मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होगी ये उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन इलेक्ट्रॉन की नेचर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश की सभी घटनाओं को समझाने के लिए फोटोन सिद्धांत तथा तरंग सिद्धांत दोनों ही आवश्यक है। मतलब अगर कंप्लीटली प्रकाश की अगर अपन जितने भी इंसिडेंट हैं उसकी स्टडी करें तो कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन को फोटोन को प्रिंसिपल और वेव प्रिंसिपल, तरंग सिद्धांत तथा फोटो सिद्धांत दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए मान लिया गया है कि प्रकाश की कैसी होती है ड्यूल नेचर होती है, मतलब प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली की परिकल्पना जिसने उसने प्रकाश के द्विल प्रकृति होने के प्रमाण को स्पष्ट किया था या इसके नेचर को समझाया था। इस सिद्धांत के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉन, फोटोन और परमाणु के सभी कण व तरंग दोनों के रूप में आचरण करता है। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने द्रव्य कणों के लिए एक हाइपोथेसिस दी थी। इस हाइपोथेसिस के अनुसार तरंग तथा कण की यह द्वैत प्रकृति केवल विकिरणों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, अपितु इसे द्रव्य पर भी लागू करना चाहिए।
अर्थात द्रव्य की प्रकृति को भी द्रव्य व तरंग दोनों ही प्रकार की होती है। इस परिकल्पना ने द्रव्य के तरंग यांत्रिकी, ठीक है, वेव मैकेनिक्स कंसेप्ट को क्या दिया, जन्म दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन और परमाणु सभी कण व तरंग दोनों प्रकार के आचरण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, फोटॉन या परमाणु, सभी कण व तरंग दोनों के रूप में आचरण करते हैं। ठीक है, मतलब या तो केवल ना तो कण के रूप में होगा ना ही तरंग के रूप में होगा। ठीक है, ये ड्यूल नेचर के तो रूप में रहते हैं। इस प्रकार उन तरंगों को जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित होती हैं, उन्हें द्रव्य तरंगे या फिर क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। कणीय व तरंग, कण तथा वह तरंग गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, ये दोनों में से एक होगा, जो डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट पे या नेचर पे या वेव्स की आपतित किरण की तंगेदरी पे। किसी एक ही समय पर कणीय या तथा तरंगी दोनों को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, केवल एक टाइम के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होगा या फिर कण जो होगा, वो अपनी एक नेचर को शो करेगा, ये एक बिहेव को शो करेगा, या तो कणीय उस समय या तो कणीय होगा या फिर क्या होगा, तरंगी होगा। यदि किसी प्रयोग में हम उसके तरंगी गुणों को प्रेक्षित करें तो एक्सपेरिमेंट करें तो उस समय उसके कणीय गुण नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर अपन किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर केवल उसके वेव फॉर्म को ही अगर अपन एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो उसका जो कणीय प्रकृति होगी वो उस समय नहीं दिखेगी। अतः कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की प्रकृति क्या होती है, दोहरी होती है, ड्यूल नेचर होती है। वे कभी कण की भांति तथा कभी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन दोनों गुणों की तुल्यता को अपन निम्न सारणी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कि कणीय प्रकृति, समय पी, संवेग और तरंग प्रकृति लैम्डा। ठीक है, तो समय क्या होगा, पी बराबर एम वी, और ऊर्जा क्या होगी, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा और आवर्ती होगी इसकी एच न्यू। कणीय प्रकृति में तो अपन समय को कैसे डिनोट कर, अब कणीय प्रकृति में अपन समय के रूप में दिखाएंगे और ऊर्जा ई बराबर एच न्यू के रूप में। जब तरंग प्रकृति होगी तो इसका अपन तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के रूप में कंसिडर करेंगे। मतलब समय को अपन तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखेंगे और ऊर्जा को अपन यहाँ पर आवर्ती के रूप में कंसिडर करेंगे। कहाँ पर, जब इसकी तरंग प्रकृति की अपन बात करेंगे। ठीक है, अब है डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन तरंग तथा कण के समान व्यवहार करते हैं तथा डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना तक पहुंचने में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत व आपेक्षिकता का उपयोग किया था। ठीक है, जो कि हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।